Hello everyone, so today we will discuss about need and approaches of consumer protection. So let's start. So in our previous video we had discussed about consumer protection. Consumer protection क्या होता है कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं जो गुड्स को परचेज करते हैं. आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप कोई ना कोई गुड परचेज करते हो, इसका मतलब क्या है, आप एक कंज्यूमर हो. लेकिन अगर आप उस गुड को रीसेल पर्पज के लिए कंज्यूम कर रहे हो कि आपने उसे 100 में खरीदा और फिर आपने किसी को 200 रुपये में बेच दिया, तो आप कंज्यूमर नहीं हो. कंज्यूमर वही होता है जो उसे कंज्यूम करता है या फिर अपने खुद के पर्पज के लिए यूज करता है, रीसेल पर्पज के लिए यूज नहीं करता. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्या है, क्योंकि हमें ये पता है कि कंज्यूमर्स के साथ, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके साथ बहुत से फ्रॉड होते हैं. जो सेलर्स हैं उनसे ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर लेते हैं या फिर उनके साथ फ्रॉड करते हैं. तो उस फ्रॉड से उन्हें बचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि नीड एंड अप्रोचेस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. सो सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है. हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो में मेनली फोकस किस पे किया है कि कंज्यूमर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उनको क्या क्या उनके साथ फ्रॉड होते हैं. आज हम देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज एन नॉन एंडिंग स्टोरी इज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कि हम कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में देख लें, किसी भी नेशन में देख लें, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है. ये ऐसी स्टोरी है जो कभी खत्म नहीं होती. कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स के साथ क्या होता रहता है, फ्रॉड होता रहता है. ऐसा नहीं है कि एक भी, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है कि जहाँ पे एक भी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड ना हुआ हो, उसके साथ मिस डीलिंग ना हुई हो. तो कहीं ना कहीं हर नेशन में कंज्यूमर्स के साथ फ्रॉड होता रहता है. और पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत, मीन्स हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स का माना जाता है, क्योंकि हमारे जो इलिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है. एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है. बहुत से हमारे कंज्यूमर हैं जो अवेयर ही नहीं है इस बारे में कि उनके क्या राइट्स होते हैं, और इसलिए उनके साथ फ्रॉड करना एक सेलर के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, एक बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है. इसीलिए इंडिया जो है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा सफ़र करता है कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन से. Consumers has been facing various exploitations such as adulterations of food, poor quality of goods and services, misleading advertisement and other exploitation. कि जो हमारे consumers हैं वो various types के exploitation face करते हैं. यानी कि exploitation यानी कि उनके साथ कैसे कैसे fraud किए जाते हैं, adulteration किया जाता है. adulteration का मतलब क्या होता है कि एक अच्छी क्वालिटी के गुड में एक खराब क्वालिटी के गुड को मिक्स कर देना और फिर उसे सेल कर देना. फॉर एग्जाम्पल ये हम किस में देखते हैं, स्वीट्स में देखते हैं, मिठाइयों में देखते हैं, मिल्क में देखते हैं कि पानी मिला के दूध में उसे बेच दिया जाता है. तो वो क्या है, हमारा अडल्ट्रेशन है कि एक गुड क्वालिटी में हमें इंफीरियर क्वालिटी मिला के बेची जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन. तो वो भी हमारे साथ क्या है, एक फ्रॉड है, एक धोखा है. और ऐसे ही पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि खराब क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें दिए जाते हैं और प्राइस कौन सा चार्ज किया जाता है, कॉस्ट वही चार्ज की जाती है जो एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट की आती है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी होती है गुड की वो उतनी अच्छी नहीं होती है. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट ऐसे की जाती है जो प्रूव करती है कि ये ऐसा बेनिफिट देगा, इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं. यानी कि मिसलीडिंग, सिर्फ आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बट एक्चुअल में वो वैसा वर्क नहीं करते हैं. सो ये सब क्या है कि एक कंज्यूमर को आप इंसिस्ट करते हो, उसे प्रेशराइज करते हो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट की वजह से कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें, बट एक्चुअल में आप वो बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा रहे. सो ये सब क्या है, वेरियस वेज हैं जिससे आपके कंज्यूमर्स का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है. और इन एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है कि इन एक्सप्लॉयटेशन से हम अपने कंज्यूमर को सिक्योर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन. नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी. एक सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं. सो हमारा मेन कोज ही क्या है, क्योंकि कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. ये हमारी बेसिक नीड थी कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई. As consumer faced various exploitation, so we can say that the consumer need protection against these exploitations. कि consumers ने इतनी exploitation face की, उनके साथ इतने fraud होते हैं, इसी वजह से हमारी जो need arise हुई, एक requirement arise हुई कि हमें consumer को protect करने के लिए कुछ laws बनाने चाहिए, कुछ act बनाने चाहिए. और वो need क्या क्या है,
फिजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसेफ प्रोडक्ट, कि कुछ हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हैजार्डियस होते हैं, जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन सेलर क्या करते हैं, क्योंकि उनका काम होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, तो वो क्या करते हैं, कई बार बताते ही नहीं कि ये आपकी बॉडी के लिए हैजार्डियस हो सकते हैं या आपकी हेल्थ में क्या अफेक्ट कर सकते हैं। सो इस चीज के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कंज्यूमर को ये बताना कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसकी हेल्थ पे अगर इम्पैक्ट डालता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेकिन कुछ सेलर ऐसा है करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते। सो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी फर्स्ट नीड है कि हमें जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो अनसेफ प्रोडक्ट हैं उनके रिगार्डिंग सेफ्टी चाहिए थी, इसीलिए हमें नीड थी किसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसेप्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो हमारे सेलर हैं वो क्या करते हैं, डिसेप्टिव यानी कि जो धोखाधड़ी की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसे मीन्स आपको प्रोडक्ट के बारे में वो बेनिफिट बताएंगे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको दिखाएंगे कोई और प्रोडक्ट और दे कोई और प्रोडक्ट देंगे। सो ये जो अनफेयर यानी कि जो बिल्कुल फेयर नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आपके साथ कोई फेयरनेस नहीं रखी जा रही, ऐसी प्रैक्टिसेस अगर वो परफॉर्म करता है, ऐसा कोई काम करता है, सो उनसे बचने के लिए भी हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली सिंपली मतलब कि हमारा एक ही सेलर है और अनलिमिटेड बायर्स हैं, यानी कि हमारे पास एक ही सेलर है, हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, एक ही है मार्केट में, हमें वही खरीदना पड़ेगा, मोनोपोली आना। सो मोनोपोली से बचने के लिए हमें क्या चाहिए था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए था। बिकॉज अगर मोनोपोली होती, हम हमेशा सुनते हैं कि कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट, लेकिन अगर वो किंग तभी होगा जब वो अपनी वैरायटी में से अपनी चॉइस ले सकेगा। अगर उसको कोई अपनी चॉइस का राइट ही नहीं होगा, वो कुछ चुन ही नहीं सकेगा, तो वो कैसा किंग हुआ। सो किंग तभी होगा तब वो क्या करेगा, अपनी मोनोपोली से बच सकेगा। सो मोनोपोली से बचने के लिए भी हमें क्या चाहिए था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन कमिटमेंट ऑफ सेलर, कि कई बार सेलर क्या करते थे कि मीन्स जब आप कुछ परचेज करके आते हो तो आपको रिसिप्ट नहीं लेते थे, कंज्यूमर्स जो थे उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने उसे अवेयर किया है कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी शॉप हो, कितनी ही छोटी शॉप हो, आपको रिसिप्ट लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद सेलर नॉन कमिटमेंट नहीं कर सकता। अगर आप रिसिप्ट नहीं लेते तो वो क्या कह सकता है कि ये प्रोडक्ट मैंने सेल किया ही नहीं है या फिर ये उसका प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिसिप्ट होती है तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने ये इसी शॉप से परचेज किया है। सो जो नॉन कमिटमेंट यानी कि सेलर जो है वो मुकर जाते थे कि नहीं ये हमारी शॉप से खरीदा ही नहीं हुआ, उन चीजों से बचाने के लिए भी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन, कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारे कंज्यूमर्स के बेसिक राइट क्या होते हैं, और उसी में हमने एक एडिशनल राइट भी किया था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सही होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हर कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत हाई हो, लेकिन वो लो भी ना हो, ये भी आपका एक राइट है। आप क्वालिटेटिव लाइफ आप जियो, ये आपका कंप्लीट राइट है। और अगर आपका नेचर जो है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। सो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि आप अपने इस राइट को बचा सको, एक सेफ एनवायरनमेंट अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो मोस्ट प्योर वाटर माना जाता है, यानी कि जो आपके मीन्स जमीन के नीचे वाटर होता है, क्योंकि वो उतना पॉल्यूटेड नहीं होता। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, उनका जो कंटेमिनेटेड यानी कि उनका कुछ केमिकल है जो वेस्ट हो चुका है, डिस्पोजल करना है, तो वो क्या करती है, जमीन के अंदर उसको डाल देती है। उसकी वजह से हमारा जो जमीन के अंदर पानी है वो खराब होता है, वो कंटेमिनेट होता है। सो उससे बचाने के लिए, उस पानी को बचाने के लिए, क्योंकि उसे आगे हम ही यूज करने वाले हैं, उसको बचाने के लिए भी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट था। एंड लास्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि फूड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मीनिंग हमने अभी मीनिंग में जो अपन ने डेफिनेशन की थी उसमें किया था। और फूड अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो फूड यानी कि कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट है जिसको आप खाते हो, उसमें कोई अडल्ट्रेशन कर देना, इंफीरियर क्वालिटी मिला देना, जैसे हमने मिल्क डिस्कस किया था, या फिर स्वीट्स में ऐसा करते हैं। सो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी, नीड थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अप्रोचेस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब हमने ये देख लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि डिफरेंट वेज से ये सारी क्या क्या वेज थी जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और ये नीड अराइज हुई जिन्हें हमें सॉल्व करने के लिए क्या थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। अब कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए।
अप्रोचेज आर द वेरियस मेथड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस मेथड जो हैं उनको हम बोलते हैं अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इट इज एसेंशियल टू नो द वेरियस अप्रोचेज और मेथड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि क्या क्या अप्रोचेज हैं. तो हम वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन. हमने जब मीनिंग किया उसी में बोला था कि इंडिया में पर्टिकुलरली एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, हम अवेयर नहीं है, हम एजुकेट नहीं है हमारे राइट्स के बारे में. तो अगर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, तो हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन. हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी कंज्यूमर एजुकेशन. एजुकेशन यानी कि कंज्यूमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, उन्हें एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना उनके राइट्स के बारे में. One of the most serious reason identified for the cause of consumer problem is lack of consumer education. कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सीरियस प्रॉब्लम कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के पीछे क्या है कि उनका एजुकेशन नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है अपने राइट्स के बारे में. उन्हें ये नहीं पता कि अगर उनके साथ फ्रॉड होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ वो कंप्लेन फाइल करा सकते हैं, कैसे वो सोल्यूशन होगा. सो ये सब ना पता होने की वजह से कई कंज्यूमर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो भी उनके साथ फ्रॉड होता है उसे. तो इन चीजों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन स्प्रेड करनी चाहिए, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना चाहिए. और कंज्यूमर को एजुकेट कैसे कैसे किया जा सकता है, वेज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन. फर्स्ट इज थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, सेंटर्स हैं, यहाँ पे आपको कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, जिसमें आप क्या बताओगे कि आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें जो फ्रॉड है उनका सोल्यूशन कैसे हो सकता है. लेकिन ये कैसा होता है, ये आपके एजुकेशन के बेस्ड पे होता है. मीन्स कैसे, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अब जो आप स्टडी कर रहे हो या आप अपने स्कूल लेवल पे कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ गया कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल यानी कि एजुकेशन जो हमारे बच्चे एजुकेट होते हैं उसी टाइम पे उन्हें ये पता हो जाना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं. सेकेंड है गवर्नमेंट मशीनरी एंड वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि वो आपके, जैसे अब आप स्टडी करते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हो और या फिर स्कूल में करते हो, वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते. अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट है, तो आप कर सकते हो. लेकिन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुली होती है जिसमें कंज्यूमर की अपनी विश होती है, अगर वो अपने राइट्स के बारे में और जानना चाहता है, उसको और नॉलेज लेनी है, तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है. तो हमारी वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, कंज्यूमर्स को एजुकेट करती हैं. एंड गवर्नमेंट मशीनरी यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोली गई हो, या गवर्नमेंट कहीं मीन्स ऐसे गाँव में जाके या फिर ऐसी सिटीज में जाके आप कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हो जिससे आप कंज्यूमर्स को एजुकेट कर रहे हो. सो ये सारी चीजें, ये सारे वेज यूज किए जाते हैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए. सो फर्स्ट हमारी अप्रोच क्या हुई, कंज्यूमर एजुकेशन. सेकेंड इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स. They also positively contribute in enhancing the level of consumer satisfaction. यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जब आपके कुछ कंज्यूमर्स मिलके इकट्ठा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इकट्ठा हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं और खुद एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. और उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, उनके राइट्स का सिक्योर करना, मीन्स अपने राइट्स का यूज करना और खुद को और बाकी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना. सो वो क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क क्या परफॉर्म करेंगे, वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. जब खुद कुछ कंज्यूमर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए, यूज करने के लिए, एज वेल एज खुद को और बाकी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. सो इनके काम क्या होंगे, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन. यानी कि वो लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो लोग बाकी लोगों में क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, एजुकेशन फैलाएंगे, यानी कि सेमिनार्स करेंगे, वेबिनार करेंगे, अलग अलग जगह जाके ये प्रोग्राम देंगे जिससे अवेयरनेस फैलाई जा सके कंज्यूमर के राइट्स के बारे में. प्रोडक्ट अप्रेजल यानी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आए हुए हैं उनका अप्रेजल करेंगे, उन्हें इवेल्युएट करेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, यानी कि जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्या वही क्वालिटी है या नहीं. तो प्रोडक्ट अप्रेजल का काम भी ये करते हैं. देन हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स. जो बाकी कंज्यूमर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो भी उसमें जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है. तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पे क्या करेगी, वो केस को आगे लेके जाती हैं. देन कंडक्ट रिसर्च यानी कि रिसर्च करना कि हम और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स और अवेयरनेस कंज्यूमर्स में कैसे फैला सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे अप्रेज कर सकते हैं, मार्केट को कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे स्टडी करते हैं.
देन लीगल फ्रेमवर्क, अब हमारी थर्ड अप्रोच है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कुछ लॉज बनाना, कुछ एक्ट बनाना कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनेक्टेड मोर देन 30 लॉज टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 30 से भी ज़्यादा लॉज बनाए हैं, एक्ट्स बनाए हैं, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और लीगल फ्रेमवर्क में यही आता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा काम करे, एक्ट बना दे कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या किया जाएगा, क्राइम कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो एक्ट हैं वो क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि जब तक, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में असाइनमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, और वो तब तक नहीं हो सकता जब दोनों पार्टी रेडी नहीं होंगी, दोनों का कंसेंट नहीं मिलेगा। ये हमारा मेन मोटिव होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1886 या 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है कि जो हमारे मेन कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ही बना है, जिसमें हमारे राइट्स गिवन है, जो हमने बेसिक राइट किए हैं, एडिशनल राइट्स किए हैं, सो वो हमारा क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, यानी कि गुड्स को कैसे बेचना है, उससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड उसकी क्या क्या वारंटी होती है, वो सब से रिलेटेड जो एक्ट है वो है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लीगल फ्रेमवर्क, कुछ एक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। देन सेल्फ प्रोटेक्शन बाय कंज्यूमर्स, कि इसमें क्या होता है कि ये अप्रोच है जो कंज्यूमर की साइड से होती है, यानी कि मान लिया कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना चाहिए कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, लेकिन अनलेस एंड अनटिल एक कंज्यूमर खुद रेडी नहीं होगा कुछ सीखने के लिए, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते उस कंज्यूमर के लिए। इंडियन कंज्यूमर बिकम विक्टिम इजीली ऑफ एनी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो इजीली एक्सप्लॉयट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को मीन्स इग्नोर करते हैं, वो खुद इनिशिएट नहीं लेते कि हमें क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है। तो कंज्यूमर को अपनी तरफ से भी सेल्फ प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट रिएक्ट टू द सेलर रॉन्ग डीलिंग्स, कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सेलर्स जो रॉन्ग डीलिंग करता है, मिसबिहेव करता है, मिस ट्रेडिंग करता है, उसके ऊपर हम कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई केस फाइल नहीं करते और उसे इग्नोर कर देते हैं। ही इग्नोर एक्सप्लॉयटेशन एंड इफ इट हैज अकर्ड ओनली टू हिम एंड ही शेयर इन्फॉर्मेशन एंड फियर अबाउट दैट, कि उसे ये लगता है कि क्या पता ये सिर्फ मेरे साथ हुआ हो तो मैं क्या करूंगा, जाके होता रहता है। सो ये सब क्या होता है कि इस वजह से आप कंज्यूमर को, जब तक एक कंज्यूमर खुद ये नहीं चाहेगा कि हाँ उसे जस्टिस चाहिए, तब तक आप उसे नहीं दिलवा सकते। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई किसी के साथ फोर्स तो नहीं कर सकता, कंपेल तो नहीं कर सकता ना कि आप कंप्लेंट फाइल करो। तो कंज्यूमर को सेल्फ प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए कि हाँ उसके खुद के माइंड में ये हो, खुद का ये इनिशिएट हो कि हाँ मुझे प्रोटेक्शन चाहिए है। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेलर्स हैं उनको खुद इतना रेगुलेट करना चाहिए कि उन्हें ये फेस करने, वो जो हमारे कंज्यूमर्स हों उनके, उन्हें कभी एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी ही ना पड़े। Till business realizes that its responsibility for serving the interest of consumers, remedy can be effective in protecting the consumer right। यानी कि जो बिजनेस हाउसेज हैं, सेलर्स हैं, उन्हें खुद इतना इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करते रहें कंज्यूमर राइट्स को और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें। सो ये जो हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन बाय कंज्यूमर है, ये कंप्लीटली जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, और सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस है वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि फर्स्ट में क्या होगा कि कंज्यूमर खुद इतना अवेयर होंगे, खुद सीखना चाहेंगे, तो हम सेल्फ प्रोटेक्शन होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगी। और ऐसे ही अगर बिजनेस कुछ फ्रॉड करेगा ही नहीं, यानी कि जो सेलर हैं वो अवेयर होंगे, बिजनेस हाउसेस कुछ फ्रॉड नहीं करेंगे, तो उससे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं और वो प्रोटेक्ट रहेंगे। देयर आर वेरियस स्टेप टेकन बाय द बिजनेस हाउसेस फॉर रेगुलेशन सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसलिंग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि बिजनेसेस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है कंज्यूमर्स के लिए ही। यानी कि वो मिलके 4-5 बिजनेस ने, बहुत से बिजनेस हाउसेज ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब फॉलो करेंगे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके फेवर में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है बिजनेस में इन सब चीजों के लिए, तो वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन द इश्यू ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट क्या है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन पे फोकस कर रही है कि कंज्यूमर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको कैसे बचाया जा सके, सिक्योर किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सी सोसाइटीज बनाई हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए हैं, लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, या फिर वो फेयर प्राइस शॉप यानी कि एक ऐसी शॉप होती है जहां पे आपको फेयर प्राइस मिलेगा ना, मिस बढ़ा चढ़ा के प्राइस या हाई प्राइसेस नहीं मिलते हैं, ऐसी शॉप ओपन करी है और रेगुलेट किया है। सो गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होती है और कुछ पॉलिसीज बना देती है, एक्ट बना देती है, कुछ शॉप बनाती है, सो उससे क्या होगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारी वेरियस अप्रोचेस क्या हुई, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, लीगल फ्रेमवर्क, सेल्फ प्रोटेक्शन बाय कंज्यूमर, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन in business. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.